नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भभुआ और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद पर किया जमकर प्रहार। कहा, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर लौटने नहीं देना चाहते हैं जंगल राज। पहले चरण के मतदान ने कर दिया है तय। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि, हर काल खंड में है प्रासंगिक। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्मरणोत्सव का किया शुभारंभ, स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। देश के कोने कोने में गूंजी वंदे मातरम की धुन। विभिन्न राज्यों में राष्ट्र गौरव और जन भागीदारी से जुड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन। जापान की राजधानी टोक्यो में भव्य संगीतमय समारोह का आयोजन। कर्नाटक में गरमाया अन्नदाताओं का आंदोलन। गन्ने के उचित मूल्य की मांग को लेकर बेलगावी में किसानों का विरोध प्रदर्शन। कई संगठनों और वकीलों ने दिया आंदोलन को समर्थन। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय वित्त प्रणाली की शानदार प्रगति को सराहा। कहा, एसबीआई का 2018 के घाटे से 100 अरब डॉलर की कंपनी बनाना रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल सुधारों का परिणाम। छप्पनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए गोवा तैयार। 20 नवंबर से शुरू हो रहे इफ्फी में जुटेंगे दुनिया भर के सितारे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, इस बार दिखेगा तकनीक और क्रिएटिविटी का संगम। एआई पर रहेगा खास जोर। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के लोग जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं। पीएम ने कहा कि महागठबंधन की राजनीति ही झूठ पर टिकी हुई है। आप जानते हैं, इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है आप अंदाज कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के इरादे से बिहार की जनता को आगाह किया। उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले कुशासन सरकार बनाना चाहते हैं, जिससे बिहार का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों,
बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अब बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बना करके ही रहेगी। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर विश्वास करता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के जमुई में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़कों, पुलों, इथेनॉल कारखानों और चीनी मिलों का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है। अगले 5 साल बिहार को पूरी तरह विकसित बनाने पर केंद्रित होंगे। हम राज्य में जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। मोदी जी का ही काम है कि पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। समाप्त। आप लोग, नक्सलवाद समाप्त हुआ। इस बार 5 बजे तक वोटिंग का अधिकार मिला है। 5 बजे तक अधिकार मिला। ये लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए। अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए। और इसने, ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार धुआंधार जारी है। राजनेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बांका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में हर सामान की मैन्युफैक्चरिंग हो। हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट, सेलफोन, कैमरा, गाड़ी, ट्रेन, सारा का सारा हिंदुस्तान में बने, मेड इन इंडिया हो, और बिहार में बने, मेड इन बिहार हो। आपको देश का मजदूर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कंपनी चलानी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम महज एक गीत भर नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का जीवंत प्रतीक भी है। राष्ट्रगीत की आज 150वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर डीडी न्यूज भी आपके लिए ला रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट भी जारी की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्सव 1 साल तक चलेगा और ये अगले साल 7 नवंबर को समाप्त होगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। यह गीत हर दौर में प्रासंगिक है। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात
प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम गीत के पदों का विभाजन कर दिया गया। गीत के विभाजन ने कहीं ना कहीं देश के विभाजन के भी बीज बो दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी देश में ऐसी विभाजनकारी शक्तियां मौजूद हैं जो देश के लिए चुनौती बनी हुई हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष के स्मरण उत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक भी शामिल हुए। क्या कहना है इन विद्यार्थियों और शिक्षकों का, बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में काफी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के समक्ष कैसा महसूस किया, बात करते हैं। बेटा, कैसा लगा आज आपको? हमने सीखा आज कि हमें अपने झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जैसे वंदे मातरम में जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उससे बढ़ावा देना चाहिए, और हमें अपने तिरंगे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मैं प्रधानमंत्री से मिली और सो हैप्पी। आपको कैसा लगा आज? हमें अपने देश के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा मिलकर। काफी संख्या में टीचर भी मौजूद रहे, बात करते हैं। मैडम, आज क्या कहेंगे? सर, बहुत अच्छा लगा आज वंदे मातरम के इस 150 वर्ष के उपलक्ष्य में ये स्मरण समारोह किया गया। बहुत अच्छा लगा सुन करके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हम सब इस भारत माता की पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो इसलिए हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। और वंदे मातरम, आज वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर सभी देशवासियों से ये कहना चाहेंगे कि एकजुट रहो, एक साथ रहो। ये जो विभाजन की प्रवृत्ति है, इसको थोड़ा दूर रखो, तभी हमारा देश जो है पूरे विश्व में नाम कमा पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। इसी के साथ वंदे मातरम। वंदे मातरम। मोदी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, आज हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। वंदे मातरम। तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी और शिक्षक हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आए वंदे मातरम को लेकर। कैमरामैन सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष देश भर के कलाकारों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की अद्भुत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति देने वाले कलाकारों से बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति दी वंदे मातरम की। हमारे साथ तरुण भट्टाचार्य जी हैं। ये एक ऐतिहासिक इवेंट था और हमारा रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी ऐसा भाषण दिए कि हम सब एकदम मोहित हो गए। मैं संतूर में वंदे मातरम बजाया। तो
कैसा लगा आपको जब बहुत बहुत मेरा एक मुझे लगा कि इतना ज़बरदस्त देशभक्ति इस वंदे मातरम वर्ड से आता है, मतलब हम कह नहीं सकते। हमारे साथ संजीव अभियंकर जी हैं। आज की जो प्रस्तुति है उसमें लीड वोकलिस्ट था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मेरा काम का जो प्रांगण है वो है बहुत ही अच्छा, मतलब एक ज़िंदगी भर जिसकी स्मृति रहेगी। हम सभी जो म्यूजिशियंस आज इन्वॉल्व है, सभी क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, पूरे देश से जमा हुए। और वंदे मातरम ये जो गीत है जिसको 150 साल पूरे हुए, ये हमारे भारत को पूरे एक साथ बांधता है। हमारे साथ निर्मला राजशेखर भी हैं। मैम कैसा लगा आज आपको? आज तो बढ़िया दिन था। बेसिकली हमारी प्रधानमंत्री थे और हमारी ये वंदे मातरम की गाना इक्वलाइजर है। इधर सारे लोग थे, डिफरेंट फील्ड से, स्कूल चिल्ड्रन थे, बच्चे लोग थे, लेडीज़ थे और प्रधानमंत्री थे और मिनिस्टर थे, गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे और मंजुनाथ जी ने जो एंसेंबल किया। हम सारे भारत से कोई डिफरेंट जगह से आते हैं और मेरी घर इधर भी है और अमेरिका में भी है, तो उधर से आई थी मैं। तो ऐसे एक भाव इस मुल्क में था जो हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। हम सब इक्वल हो गए। हमारे साथ भुगरा खान जी मौजूद हैं। आज वंदे मातरम कार्यक्रम हुआ, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। दुनिया के जाने माने कलाकार, अलग अलग प्रांतों के जो कलाकार आए, हमने सब ने मिलकर एक कार्यक्रम किया। मैंने खड़ताल बजाया, इसमें राजस्थान का पारंपरिक वाद्य यंत्र है खड़ताल। मैंने खड़ताल की प्रस्तुति दी, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रहा। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी के आभारी है, ऐसे कार्यक्रम कराते रहे और हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं कलाकार भी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उन्हें इस ऐतिहासिक दिन में शामिल होने का मौका जो मिला है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महान राष्ट्रभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति के गीत वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम गीत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया और आम जनता के लिए स्वतंत्रता के संघर्ष में इसने नया आयाम दिया। धीरे धीरे वंदे मातरम आज़ादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। आज़ादी के बाद भी ये देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। आज से 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्रप्रेमी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति के प्राण भी फूंके। वंदे मातरम की रचना ब्रिटिश सत्ता के विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी कहानी है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए। इस गीत की रचना की पृष्ठभूमि 1870 के दशक में बंगाल के भीषण अकाल, अंग्रेजी कुशासन और जमींदारों के शोषण से मर रही जनता को जागृत करने के लिए उठे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। जगदीश हुई तुम्हारे की बावरी में। वंदे मातरम
प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक भाग है। दरअसल गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। दरअसल उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना काफी प्रबल हो रही थी। ऐसे में वंदे मातरम गीत ने मां भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करते हुए उसे एक काव्यात्मक स्वरूप दिया। जल्द ही ये गीत राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और अमरता का प्रतीक बन गया और आज भी यह गीत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी सभी इसका उद्घोष करते थे और समय के साथ संस्कृत के दो शब्द वंदे और मातरम ने पूरे भारत और भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम को हर कांग्रेस अधिवेशन में गाते थे। एक बार तो मोहम्मद अली जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए इसे गाया। और जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाकर आजादी का स्वागत किया। आजादी का प्रतीक और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की निशानी इस राष्ट्रीय गीत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रख्यात लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कन्नड़ भाषा में वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ न होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। बहुबल धारणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम, ये भी आगे के पद हैं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गान के 150वें गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कहा कि हम भारतीय पूरे हर्षोल्लास के साथ मिलकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जश्न मना रहे हैं। ये महज एक सालगिरह नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता के राष्ट्रीय प्रतिबिंब का क्षण है। और जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय छात्रों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य संगीतमय समारोह का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल इन जापान और ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम भारतीय एकता और सांस्कृतिक विरासत की भावना का प्रतीक है। टोक्यो में भारतीय छात्रों ने गर्व और भक्ति के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर 150वीं वर्षगांठ मनाई। और उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। तकिया मस्जिद को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश से सहमत है जिसने जमीन के अधिग्रहण और मस्जिद को हटाने को सही करार दिया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कुछ स्थानीय निवासियों ने तोड़ी गई मस्जिद को वापस बनाए जाने की मांग की थी। तकिया मस्जिद महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए अधिग्रहित जमीन के दायरे में आती थी। कर्नाटक में बीते कई दिनों से चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन के समाधान के लिए आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चीनी मिल कारखानों के मालिकों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कर्नाटक सरकार में चीनी विकास मंत्री शिवेंद्र पाटिल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद थे। चीनी कारखानों के मालिक सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार कारखानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनको सहयोग दे, व्यावसायिक और घरेलू उपयोग के लिए चीनी की दरें अलग अलग करे और एथेनॉल आवंटन बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया।
उल्लेखनीय है, कर्नाटक के गन्ना किसान 3,500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की खरीद की मांग कर रहे हैं, जबकि चीनी मिलें उन्हें 3,200 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात कर रही हैं। वहीं गन्ने के उचित मूल्य की मांग को लेकर बेलगावी जिले में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने आज बेलगावी बंद का आह्वान किया। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने शहर के चन्नम्मा सर्किल में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।